बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शायगान खान दुरानी। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनका शुमार पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में होता है। वफाकी वज़ीर बराए सेहत समेत कई अहम वजारतों पर फाइज रहे और पाकिस्तान की सियासत में इन्हें बागी के लक़ब से जाना जाता है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के साथ भी इनकी वाबस्तगी रही। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे इनकी सियासी और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, इसके साथ साथ मुल्की और बैनुल अक़वामी इशूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी साहब। मखदूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि मखदूम साहब, आपने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ कब और कहाँ से किया और किस जमात के प्लेटफॉर्म से किया, और आजकल आपकी किस पार्टी के साथ वाबस्तगी है? देखिए, मैंने जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से ना आगाज़ किया ना अंजाम किया। जी, जमात इस्लामी तो हमारे अंदर है, ठीक है, और मैं डिसोन नहीं कर रहा, सही, लेकिन आपका की मालूमात में थोड़ी सी तब्दील ला रहा हूँ। मैं कभी जमात से में नहीं गया, लेकिन उनके साथ दिली वाबस्तगी है, थी और इंशाल्लाह रहेगी। सही, ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक, अब मेरा जो सियासत में हिस्सा लेने की बात है, मेरे जो बड़े थे वो मुस्लिम लीग में थे 1922 से, सही, तो इसलिए वो वाबस्तगी भी रही, ताल्लुक भी रहा। शुरू में मैं जो अपनी फैमिली के साथ जहन मेरा भी सियासत की तरफ चला गया और मुस्लिम लीग में कभी शामिल नहीं हुआ। सही, तो फिर आके मैं यूनिवर्सिटी में आ गया, सदर हुआ। फिर उसके बाद एक पार्टी में मैं शामिल हुआ था, वो तहरीक इस्तिक़लाल थी। ठीक, ये एयर मार्शल असर खान साहब थे, सही, उन्होंने बनाई थी। सही, वो ख़त्म हो गई। तो अब साहब कि किस पार्टी में जाएं, तो फिर मैं असम्बली में पहुंच गया, वो भी किसी के टिकट में नहीं गया, आज़ाद इलेक्शन लड़ के जीता और MNA हो गया। सही, तो वहाँ हमने हज़्ब इख्तिलाफ बनाई खुद, क्योंकि उसमें कोई हज़्ब इख्तिलाफ बनना ही नहीं चाहता था, ज़िया का सामना कैसे करें। तो इसलिए मैं उस हज़्ब इख्तिलाफ का हिस्सा रहा। फिर जब ज़िया साहब का हादसे में वो शहीद हुए, तो फिर मैंने पहली दफ़ा मुस्लिम लीग में शमूलियत अख्तियार की, सही, और फिर मुस्लिम लीग में ही रहा। सही, फिर वहाँ से जो मेरी शायद मुझ में खामियाँ होंगी या नवाज शरीफ साहब क्यों अंदर होंगी, हमारे इख्तलाफ राय को वो ज़ाती इख्तलाफ में जब कन्वर्ट होने लगा, तो मैंने मुस्लिम लीग छोड़ दी, तहरीक इंसाफ में चला गया। सही, और तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल खड़ा रहा। सदर उन्होंने बनाया, मुझे इज़्ज़त दी, एहसान किया। इमरान खान साहब से ने इतनी इज़्ज़त दी कि मुझे इससे पहले किसी जमात में इज़्ज़त दी भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने भी जब धरने के अंदर की बातें उन्होंने कहा कि हमें माननी पड़ेगी, मैंने कहा इमरान खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं के बाहर आ गया। सही, तो इसलिए ये मेरा मुख्तसर जो है सियासी बंधन, वो मैं आपके सामने रख दिए हैं। फिर इमरान खान का आज का दौर जो है, वो खिलाफ जो जंग जारी है, इसका इमरान खान हीरो है। वो जेल में बैठा हुआ है जी, कॉम्प्रोमाइज कर नहीं रहा, डील कर नहीं रहा। जी, इतनी ज़्यादा
जितनी मुश्किलात उन्होंने देखी हैं, और जेल में अडियाला में बैठे हैं। मैं वहाँ कई बार बैठ रहा हूँ, उस कमरे में भी बैठा रहा हूँ जहाँ इमरान खान बैठा हुआ है। लेकिन जितनी सख्तियाँ इमरान खान को जेल के अंदर पहुँचाई जा रही हैं, किसी से रब्ता भी नहीं है उनका, बहनों से रब्ता नहीं है, ना उसके बच्चों से रब्ता है। तो इसलिए मैं सब बातें पिछली छोड़ के, अपनी नाराज़गियाँ छोड़ के, मैं इमरान खान के साथ दिल की गहराइयों से खड़ा हूँ, और वो जो जंग लड़ रहा है मैं उसका एक अदना सिपाही बनने को भी तैयार हूँ। तो मखदूम साहब, अब ये कहा जा सकता है कि अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है, जबकि आपने मियां नवाज शरीफ को अपना ताहयात कायद तस्लीम किया था और कहा था कि वोट की इज्जत दो के बयाने को हिमायत करते हुए आपने जी सर, आपने मियां नवाज शरीफ को अपना ताहयात कायद तस्लीम किया था और वोट को इज्जत दो के बयाने की हिमायत करते हुए आपने मुस्लिम लीग नून में दोबारा शमूलियत इख्तियार की थी, मगर आपको पार्टी में वो मकाम नहीं मिला, और मियां बरादरान से जो आपको कह सकते हैं कि जो आपको तवक्को थी कि वो आपको पार्टी में मकाम देंगे, वो आपको नहीं मिला। तो इस वजह से आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ दोबारा शमूलियत इख्तियार करने का सोच रहे हैं। एक बात तो ये है कि मियां साहब ने कहा वोट को इज्जत दो जी, तो हम तो उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने वो सुनारे को छोड़ दिया है, उन्होंने वोट को इज्जत दो के बजाय वोट को इज्जत देना शुरू कर दी। जी, फिर मेरा क्या, मैं तो उनके साथ खड़ा रहा हूँ हमेशा। अलबत्ता इख्तलाफ में हमेशा 30 साल मैंने इख्तलाफ भी किया है। मैंने किसी अमेंडमेंट को जो मेरे नवाज शरीफ लाए या ज़ियाउल हक आए, जिसमें अदलिया के इख्तियारात को छीनना चाहते थे, मैंने किसी भी तरमीम के हक में नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया, एक वोट नहीं दिया। तो इसलिए मेरा इख्तलाफात रहे हैं, एक दिन के इख्तलाफात नहीं है। जब वो एक सही पगडंडी पे चलना शुरू कर देते थे जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के अंदर वोट की इज्जत के लिए, तो मैं सबसे पहले जेल में मैं पहुंचा था। मियां साहब तो उठ के चले गए जिद्दा और लंदन। मैं 6 साल मैंने अटियाला और कोटक पर जेल में गुजार दिए। एक जिंदगी का हिस्सा है। 10 साल में जेलों में रहा हूँ। वो नवाज शरीफ के लिए मैं चले नहीं रहा, लेकिन मैं असूलों के लिए तो जेल में रहा हूँ। मियां साहब छोड़ के चले जाए लंदन, उनके प्रैक्टिस या एकदम प्रैक्टिशन घटने शुरू को हो जाएं और वहाँ जाके वो ठीक ठाक बैठे हो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो हम कब तक इस तरह की सियासत के साथ उनका साथ देते हैं। मखदूम साहब, आपने अपनी किताब हाँ मैं बागी हूँ में फौजी आमिर ज़ियाउल हक की काबीना में शमूलियत को सियासी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला करार दिया। एक बागी की रूह ने इस गलती से क्या सीखा, और क्या आपको आज भी किसी और अपने सियासी फैसले पर पछतावा है? जिंदगी में कभी पछतावा नहीं हुआ। सही। जो ज़ियाउल हक साहब थे वो मैंने खुद कहा है कि उस पर मैंने कौम से भी माफ़ी मांगी है जी, और अपने अल्लाह से भी माफ़ी मांगी है। देखिए ज़ियाउल हक जो है उन्होंने हमसे झूठ बोला। उसमें से कई वज़ारात जिंदा हैं, 3-4 जो गवाही देंगे कि उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ और हम जो मिलिट्री के लोग होते हैं हमें सियासत आती नहीं, मेरे उस इलेक्शन की फ़ज़ा बनाने के लिए, ताकि अगर हमने इलेक्शन ना कराए तो लोग कहेंगे फौजी आके बैठ जाते नहीं हैं। आप मेरा हाथ पटाएं, मैं साल के अंदर इलेक्शन के वहाँ पर ऐलान करता हूँ और कराऊँगा। तो उसके ऊपर
हम सब ने सोचा कि अगर जमहूरियत के लिए ये कह रहे हैं, इलेक्शन के लिए कह रहे हैं, तो फिर ठीक है, इनकी कैबिना में ज्वाइन कर लेते हैं। मैं तो सबसे जूनियर था, उसमें जमात इस्लामी थी, उसमें मुस्लिम लीग के 5 वज़रा थे, उसमें गुलाम इसाक खान पहली दफ़ा बना, फिदा मोहम्मद खान पहली दफ़ा बना, प्रोफेसर गफूर थे, चौधरी रहमतुल्लाही थे, प्रोफेसर खुर्शीद थे, और JUI के लोग भी थे, नवाज रसूलुल्लाह के लोग भी थे। तो मैं आप गिनता जाऊँगा। सारे जब सीनियर ने ये फैसला किया कि हम कौम को इलेक्शन कराने के अंदर इससे मदद मांगी है, तो हमें साथ देना चाहिए। लेकिन जब मैं जाके बैठा, वहाँ तो इलेक्शन का जिक्र ही नहीं था। तो मैंने 6 महीने के अंदर अपना इस्तीफा वजारत से दे दिया, 6 महीने में। फिर उसने कहा कि जो आप फिर पहले आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, आप फुल मिनिस्टर बन जाएं, 2-3 महीने के बाद फिर आप चले जाएंगे, ये आपको काम आएगा आपके फ्यूचर के अंदर। आप सिर्फ मिनिस्टर, आप स्टेट नहीं रहेंगे। ये बात उसका मैं एहसान समझता हूँ। मैं 3 महीने वो वफाकी वजीर भी रहा। उसके बाद मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा आप मेरा इस्तीफा लें या ना लें, पढ़े या ना पढ़े, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा आपकी कैबिनेट के अंदर। मैं वापस आ गया। तो फिर मैं तो उसमें जो पछतावा है वो है, जो उसका मैं जिक्र किया है। सही, बिल्कुल। मखदूम साहब, आपने जनरल ज़ियाउल हक की काबीना में काम किया और जनरल मुशर्रफ के दौर में कैद काटी। आप क्या समझते हैं, जब सियासतदान खुद मफादात की खातिर अमरीत का हिस्सा बनते तो बाद में वो जमहूरियत की बात करने का इखलाकी हक रखते हैं? डिक्टेटर्स का साथ दे, और वो मैं समझता हूँ उनका जमहूरियत की बात, वैसे तो सब लोगों ने डिक्टेटर का साथ दिया है। 10 साल यूं खान के काबीना में रहे, वो तो डैडी कहते थे, वो उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, तो वो लीडर तो वो गए, हम तो करीब से गुजरे भी नहीं। फिर हमारा कभी ना हो सियासत में और छोड़ के आप अंदाजा करें कि मैंने तकरीरें की असेंबली के अंदर, सामने बैठा था, जिसके अंदर मैंने कहा कि मैं आपने शायद मेरी किताब हाँ मैं बागी हूँ के 3 सफ़े पर मैंने वो उसको रिप्रोड्यूस किया है कि मिस्टर मार्शल लॉ, टाइम हैज कम, गो बैक टू योर बैरिक्स एंड नेवर कम अगेन। ये मैं ज़ियाउल हक को कह रहा था। मैंने तो सारी उम्र वो बगावत तो जारी रखी। सही। मखदूम साहब, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी मुसलसल मौजूदा हुकूमत की पंजाब और वफाक की काबीना में शमूलियत से गुरेज कर रही है। आप क्या समझते हैं, सदर आसिफ अली जरदारी की क्या हिकमत अमली है? सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास इस टाइम सदर और गवर्नर जैसे आईनी ओहदे हैं। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत की नाकामियां अपने हिस्से में नहीं डालना चाहती? सबसे बड़ी नाकामी जो है वो है ये 27वीं अमेंडमेंट। पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा भी वसूल कर रही है। कैसे नहीं है? वो सिंध की गवर्नमेंट भी ले लेते हैं, पंजाब की गवर्नर भी ले लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नर भी ले लेते हैं, और फिर वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म भी बना लेते हैं, और फिर खुद सदर ममलिकत भी हो जाते हैं।
और सेनेट की चेयरमैन भी ले लेते हैं। ये जी। कैसे आप उनको कहते हैं कि उनकी गलतियों को अपने पल्ले में नहीं डालना चाहते थे। देखिए, इन पार्टियों का जिक्र बार बार ना करें। इन्होंने अपने वजूद के खिलाफ ये वोट जो दिया है 27वीं अमेंडमेंट पे, जी। इन्होंने अपने वजूद की नफी कर दी है दोनों पार्टियों ने। ये आपको मुस्तकबिल करीब में कहीं नजर भी नहीं आएगी। पार्टी तो जब होती है कि आवाम की उनको सपोर्ट हो। जी। इनको अगर एक टिकट भी से कोई नहीं लेगा तो ये कहाँ रहेगी ये पार्टियाँ। कितना आप इनको डिस्कस करना चाहते हैं, लोगों को हम एक खर्च से मवास में फंसाना चाहते हैं, वो अलग बात है। ये पार्टियाँ नहीं रही बेटे। और ख़त्म इसको किसने किया है? इन्होंने खुद अपने हराकेरी की है। इन्होंने अपने वजूद को खुद ख़त्म किया है, जी। खुदकुशी की है। जी। ये है ही नहीं। मखदूम साहब, आप क्या समझते हैं? आपने हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की है। मौजूदा ये जो 27वें आईनी तरमीम हुई है, इससे पार्लियामेंट और ज़्यादा मजबूत होगी या दोबारा ताकत का तवाज़ुन एग्जेक्टिव और बाकी अदारों की तरफ झुक जाएगा? भाई जैसे ये तो आप देखें, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है जी। वो टुकड़ों में बटी है। जी। आपका जो डीसी और एसी की ताकत जो है एक एमएनए और लोकल बॉडी लोगों से उन्होंने उसकी ताकत एग्जेक्टिव को दे दी है। एग्जेक्टिव क्या मुल्क को चला रहे हैं, इनका तो वजूद ही नहीं है, सियासतदानों का वजूद ही नहीं है। लेकिन मुल्क ये फैक्ट है कि कोई ये मुल्क जमहूरियत के बगैर चल ही नहीं सकता। और जो जमहूरियत है उसका वोट जो है जिसके पास ज़्यादा होगा वही जमहूरी लीडर होगा ना। तो अब वोट अगर आप 8 फरवरी के इलेक्शन को देखें तो 80% सीटें तो मिली हैं इमरान खान की पार्टी को, जी, जिनको सिंबल भी नहीं इन्होंने अलॉट किया। जी। तो ये एक सारे के सारा एक जो है एक तमाशा है, एक उसका कठपुतली तमाशा है। कौम इंजॉय कर रही है, लेकिन उनकी महंगाई जब आती है तो लोग फिर वो उठ खड़े होते हैं और उनके हाथ में कुछ भी आए उसको उठा के फेंक देंगे। इसलिए ये कोई तरमीमों का दौर रह भी नहीं गया। 27वीं फिर 28वीं अब भी आ रही है, फिर 29वीं भी आ रही है, आती रहे। लोग लाताल्लुक हो गए हैं और आपने उनको मुल्की मामलात से लाताल्लुक हमारे जो वो यही चाहते थे कि वो मुल्की मामलात के बारे में वो सोचने वाले कौन हैं, ये हम हैं और जिम्मेदारी हमारी है बस। बाकी वो लाताल्लुक हैं और लाताल्लुक रहें। ये है 27वीं अमेंडमेंट का खुलासा। लेकिन सर, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने जो इस्तीफ़ा दी है और उन्होंने ये प्ली बनाई है कि हम 27वें आईनी तरमीम की वजह से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अदलिया का निज़ाम अब किस तरह चलेगा? सुप्रीम कोर्ट 2 टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी है, तो पाकिस्तान में इंसाफ अब किस तरह मिलेगा? लोग पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते थे, अब सुप्रीम कोर्ट का रोल तो अब आप समझे डमी के एक तौर पर रह गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट है इस मुल्क का, वो सुप्रीम कोर्ट की जो नाम था, नाम भी बदल दिया उन्होंने और वो है ही नहीं। हकीकत बात ये है। देखिए, इसीलिए मुल्क चल नहीं सकता। हमारे जितने डिक्टेटर आए हैं, सिविलियन हो या मिलिट्री वाले, वो आज आके पहली तरमीम दे चाहते हैं कि जो पावर इंसाफ देने की अदालतों के पास मौजूद है, अदलिया के पास, अदालत उलमा के पास, वो उनकी अख्तियारात को मिनिमाइज करते हैं, वो छोटा करते हैं। वो मियां नवाज शरीफ भी इसी तरीके के अमेंडमेंट लाए थे, मैंने तो वोट नहीं दिया था,
मैंने आपसे कहा है कि मैंने तो उनकी एक मैंने भी मैंने वोट नहीं दिया ये नवाज शरीफ को, लेकिन जो वो भी यही ला रहे थे। भुट्टो साहब ने भी सारी पावर्स पहले सदर में फिर वज़ीर आज़म में रख दिया, और सुप्रीम कोर्ट के वो अख्तियारात छीनने के लिए वो भी अयूब खान ने अदालतों के पास कुछ रहने नहीं दिया। या तो इन्होंने अदालतें ही नहीं रहने दी। अब उसको आप कहते रहे सुपर और सुप्रीम और उससे सुप्रीम, ये लफ्ज़ों की बातें हैं। सर इसी हवाले से अदालतों के रोल के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। जो केपीके के वजीर आला हैं वो कई अरसे से कोशिश कर रहे हैं बानी पीटीआई से मुलाकात की, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही है मौजूदा हुकूमत की तरफ से। तो आप क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत को किस चीज़ का खौफ है जो वो मुलाकात नहीं होने दे रहे बानी पीटीआई के साथ? बानी पीटीआई जो है इमरान खान, उसके साथ उसके बच्चे नहीं मिलते, उनको नहीं दे रहे इजाज़त, उनकी बहनों को फैमिली मेंबर्स को मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। और ये जो उनकी अदालतें इजाज़त लेके आते हैं दरवाजे पे, जो पंजाब पुलिस का एक SHO खड़ा होता है, वो कहते हैं जाए ये हमने ले लिए पढ़ लिए हैं जो कुछ हमारे जजों ने कहा है, जो तो सर जब अदालत का हुक्म आ चुका है तो उनके जो पुलिस के एहलकार हैं उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगती जो उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर जब जाते हैं जी, इसमें चीफ मिनिस्टर हो KPK का, वो अदालतें फिर उसको समाज का वक्त ही नहीं देती जी। अपनी तौहीन जो हो रही है उसके ऊपर भी वो जब उनको रोक दिया जाता है तो अपनी तौहीन वाली बात को भी सुनने का मौका नहीं देते, हक नहीं देते अदलिया को भी। ये अजीब तरह का मेरे भाई, इसका अजीब तरीके का निज़ाम है जो हमारी तो है फहम से बालातर है। हमने तो इसका सोचा भी नहीं था पाकिस्तान की ये शक्ल बन जाएगी, जहाँ ना कानून होगा, ना सुप्रीम कोर्ट होगा, ना जिस पे अमल करने के लिए कोई एग्जेक्टिव होगी, उसके बारे में हम कह नहीं सकते। ये अगर आप कहते हैं कि इसका हल क्या है, हल एक ही है कि इनको पाकिस्तान के अंदर बगैर रुकावटों के, बगैर मुश्किलात डाले फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा देने चाहिए। जो भी लोग फैसला देते हैं उसको ओन करना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए। वो असम्बलियाँ चलें, वो अगर मुल्क को तबाह करती हैं तो अल्लाह उनको भी तबाह करेगा, लेकिन जो इलेक्ट हो के आता है वो उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उसके दिमाग में बोलती रहती है। ये तो सारे आपका वज़ीर आज़म भी हो, फॉर्म 47 का है, मेरा नवाज शरीफ भी फॉर्म 47 का है, अपना क्या वो मेरी बेटी जो है मरीम नवाज साहिबा, जी मरीम नवाज साहिबा की बात करें। अब वो उनका वो भी 47 पे है जी। पूरे लाहौर में एक सीट नहीं है बगैर 47 के जी। तो पार्टी तो खत्म हो गई। इस तरीके की पार्टियां बना के फिर वो उसको अख्तियार देते हैं और फिर वो समझते हैं कि हमें अख्तियार मिल गया है। अख्तियार तो उनके पास होता है जी, वोट के पास होता था नहीं, उसने आपको बनाया नहीं है जी। तो इस तरीके से ये एक पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का मरहला है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ जो है फ्री एंड फेयर
इंतखाबात ही इसका हल है। सर, जिस तरह आपने अभी फॉर्म 47 की बात की, जो मौजूदा हुकूमत है उस पर मुबैना इल्ज़ाम है कि वो फॉर्म 47 की पैदावार है और हकीकी नुमाइंदे इस टाइम जेलों में बैठे हैं। आप क्या समझते हैं जमहूरियत की बका के लिए और सियासी इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के अंदर इन तमाम सियासी जमातों को मिलकर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए? कि वो जो पार्टियां हुकूमत में हैं उनके पास क्या अख्तियारात है? वो जो वज़ीर आज़म कहता मैं पूछ के आपको बताऊंगा, और वहाँ ये निसार और अपना क्या ख्वाजा आसिफ वो कहते हैं जी, वो कहते हैं आप जाएं जी, आपकी मुलाकात हो जाएगी। फिर वो कहते हैं वो कौन है? वहाँ कर्नल बैठा हुआ है, सारे इख्तियारात यहाँ तक आ जाते हैं। जी। पूरी हमारी ये जो हुकूमत बैठी है ये उस कर्नल के भी नीचे है जो हमारा वज़ीर आज़म है। तो इनसे मुज़ाकरात कौन करे? और क्यों ये तो कोई फैसला कर ही नहीं सकते, इनके किसी फैसले को वो मानते नहीं हैं। ये एक सूरत होगी कि इमरान खान की, इनकी तमाम पार्टियों की ये करना पड़ेगा इन्हें, और जो है अपना जिनके पास अख्तियारात हैं वो बैठ के बातें करें और उसमें से हल निकालें। नाज़रीन, इधर टाइम हुआ एक ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।